मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और सेट्स थ्योरी का आनंद ले रहे होंगे। सेट्स थ्योरी जो कि एक ऐसा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सा, मज़ेदार लगने लगा होगा। सेट्स थ्योरी आपकी लगभग समाप्त हो चली। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की जो रिलेटेड है सेट्स थ्योरी से, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की पहले आज हम एक नींव तैयार करते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसके बेस पर हम इस पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और एनडीए, सीडीएस, अदर एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईटी वगैरह में भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है ये। रिलेशन एंड फंक्शन के तमाम क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं। तो इसके लिए आज प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि पहले इसके लिए एक बेस तैयार हो जाए ताकि इसको आसानी से पढ़ा जा सके। तो सबसे पहले हम बताएं, पिछले सेट्स को जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए रिलेशन एंड फंक्शन समझना थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने सेट्स के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो ज़रूर देखें ताकि रिलेशन फंक्शंस को और आसानी से समझ सकें। तो इसके लिए कल की थोड़ी सी रिकॉल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक कमेंट आया था कि एक चीज़ उनको थोड़ा कम क्लियर हुई, उसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। कल हमने पढ़ा था इंटरवल, ये प्रीवियस लेक्चर की बात है। इंटरवल्स में हमने 3-4 इंटरवल पढ़े जो देखे थे। क्या क्या? एक क्लोज इंटरवल था, एक ओपन इंटरवल था, एक सेमी ओपन था और एक सेमी क्लोज था। सेमी क्लोज, सेमी ओपन दोनों कह सकते हैं इसे। इसके लिए एक एग्जाम्पल के सहारे वो बात समझना चाह रहे थे। एग्जाम्पल के सहारे समझिए। देखिए, सपोज करिए 1 से लेकर 10 तक, और मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 1 और 10 जिगजैग ब्रैकेट में। अब ये एक सेट है। अब इसी सेट को मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 10 ओपन ब्रैकेट। इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 10 क्लोज ब्रैकेट। इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 10 एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। फिर इसी को ऐसे लिखता हूँ 1, 10 पहले क्लोज बाद में ओपन। इन सब का क्या मीनिंग है, कैसे इसको समझा जाए? तो इसका सबसे बेहतर ये है कि ये तो जो जिगजैग ब्रैकेट में रखा गया है, ये तो सेट्स की जो डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, शुरुआत में पढ़ा था कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो जिगजैग ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं और कैपिटल लेटर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सेट में केवल 2 एलिमेंट हैं। यहाँ पर क्या है, इस सेट में ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, 1 and 10। 1 और 10 के अलावा न बीच के एलिमेंट है न कोई अदर एलिमेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। तो इसकी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए, कार्डिनलिटी की कल बात हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू बनी 2, क्योंकि यहां केवल 2 एलिमेंट बने। यहां 2 एलिमेंट, अब दिखने में यहां भी 2 लग रहे हैं, लेकिन अब ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट माने अब ये सेट तो है लेकिन इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है। 1 और 10 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं सब यहां लाई करेंगे। 1 और 10 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं? किन्हीं भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो 1 और 10 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर रहेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और द कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहां 1 और 10 के बीच की कार्डिनलिटी तो ये हो गई। चलिए ठीक है, कार्डिनलिटी की बात पहले कर ले रहे हैं। इसकी कार्डिनलिटी बताइए सिमिलरली। ये भी एक इंटरवल है। 1 और 10 तक, 1 से 10 तक 1 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, कल हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसकी कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट, ऐसे इसकी भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट और इसकी भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट। अब एक चीज और, 1 और 10 के बीच में कितने एलिमेंट हैं वो तो कार्डिनलिटी हो गया, लेकिन क्या इसमें 1 शामिल है, क्या इसमें 1 शामिल है, किस में 1 शामिल है किस में नहीं, उसका सीधा सा आप एक अंदाजा लगाएंगे। जो ओपन ब्रैकेट होता है वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग्स नहीं करता, और जो क्लोज ब्रैकेट जहां होगा वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स फॉर सेट बी, अब मैं बी के लिए बात करता हूं। मान लीजिए कोई सेट बी था अपना 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें 1 बिलोंग करेगा कि नहीं बी में, ये बताइए। 1 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, 1 इसमें शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे 1 डजंट बिलोंग टू बी। अगर कहें 1.5 बिलोंग करेगा बी में कि नहीं, 1.5 करेगा क्योंकि 1.5 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया और 1 से ज्यादा होते ही उस इंटरवल के अंदर पहुंच गया। लेकिन
10 की बात करें, 10 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन 9.5 की अगर बात करोगे तो वो बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली बाकी सब में ध्यान ये रहे, जहां जैसे ई की बात करता हूं, फॉर सेट ई 1 तो बिलोंग करेगा ई में, लेकिन ये 10 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 10 की तरफ से ओपन ब्रैकेट है और 1 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट है। तो ये तो रही हमारी जो प्रीवियस बात, थोड़ी सी छूट रही थी, छूट क्या रही थी, हुई थी, लेकिन किसी ने कमेंट किया कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन एक बार फिर से किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे इंटरवल में कौन ओपन ब्रैकेट है, कब क्लोज है, कौन शामिल होगा एलिमेंट, कौन शामिल नहीं होगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक था अपना रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, एक बेस तैयार करना है, ताकि रिलेशन और फंक्शन आपको उतनी ही आसानी से समझ में आए जितनी आसानी से आपने सेट थ्योरी को समझा है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी पहले एक चीज समझिए, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू एलिमेंट। यार ऐसे समझ, हाँ बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू एलिमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, अब ये अभी अभी जो पढ़ा गया ओपन सेट वो नहीं है, अब ये हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। बस इसको लिखा ऐसे जाएगा, ए और बी, पहला एक एलिमेंट और दूसरा एक एलिमेंट, इन दो एलिमेंट की ही बात हो रही है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। फिलहाल इसी ऑर्डर्ड पेयर का बहुत बड़ा यूज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में करने जा रहे हैं, इसलिए पहले पढ़ लिया। जैसे कहीं कहीं ऑर्डर्ड पेयर में आपने देखा होगा लिखा 3,4 ब्रैकेट, या फिर ऐसे समझिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम देते हैं तो एक्स एक्सिस पर सपोज करिए वो चला है 3 स्टेप, वाई एक्सिस पर चला है 2 स्टेप, तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ रखा है, तो हम इसके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देते हैं वो 3,4 देते हैं, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम उस पॉइंट की लोकेशन दे रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ऑर्डर्ड पेयर आप समझे होंगे। अब मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले दो सेट्स को ही लेते हैं। लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को कि A क्रॉस B, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B। A क्रॉस B इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट पहला एलिमेंट तो A से लिया जाएगा क्योंकि हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है वो B से लिया जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ए क्रॉस बी का मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल अभी क्रिएट करते हैं। सपोज करिए वी हैव ए इज इक्वल टू 2 and 3 and b is equal to a and b, then find a cross b and b cross a। हमें दोनों फाइंड करने हैं, a क्रॉस b भी फाइंड करना है और b क्रॉस a भी फाइंड करना है। चलिए थोड़ा जगह बनाते हैं, फिर इसे उधर सॉल्व करते हैं। चलिए अपने पास A है,
2 and 3 के रूप में, एक B है A and B के रूप में। अब हमसे कहा गया है A क्रॉस B फाइंड करिए। अब A क्रॉस B की डेफिनेशन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेकंड सेट। तो हम ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ कर लाएं कि पहला एलिमेंट तो पहले सेट से लिया जाए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाए। ऐसे कितने पॉसिबल हम पेयर बना सकते हैं? सबसे पहले इस 2 के लिए लीजिए, पहला एलिमेंट पहले सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, फिर पहला एलिमेंट पहले सेट से, सेकंड एलिमेंट बदल गया, लेकिन अब सेकंड एलिमेंट नहीं बदल सकता तो फिर फर्स्ट एलिमेंट बदलिए, इसके साथ A, फिर आपने 3 के साथ B ले दिया। कितने पेयर मिले हमें? केवल 1 2 3 4 पेयर हमें मिले। दिस इज द, जो ये जो कलेक्शन बना, ये बना एक सेट ही, अभी भी ये एक सेट है, लेकिन पहले जो सेट हम पढ़ रहे थे वो सिंपली एलिमेंट्स का था, ये भी सिंपली एलिमेंट है, लेकिन अब की बार एलिमेंट के रूप में कौन यूज हो रहा है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का एक कलेक्शन बना जिसको A क्रॉस B कह दिया गया। A क्रॉस B हम निकाल चुके। बात करते हैं B क्रॉस A की, लेकिन B क्रॉस A के लिए फिर अब आपको सोचना रहेगा, पहला एलिमेंट B से आएगा, दूसरा एलिमेंट A से आएगा। तो पहला एलिमेंट B से लीजिए, दूसरा एलिमेंट A का, पहला एलिमेंट तो B का है लेकिन दूसरा एलिमेंट बदल दिया, फिर पहला एलिमेंट अब सेट B से ही लेना है, A तो ले चुके दोनों बार, अब B की बारी आ गई। B को जब लेंगे एलिमेंट फिर दूसरा A से, पहला एलिमेंट B से ही लेना है और दूसरा एलिमेंट क्या और लिया जा सकता है? 2 के बाद 3। दिस इज द B क्रॉस A। अब हम A क्रॉस B भी निकाल चुके, B क्रॉस A भी निकाल चुके। गौर से देखिए, क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ 2, A है, लेकिन हमारे पास यहाँ A, 2 मिला है। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम हो जाए। दैट मीन्स क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट, क्या नेसेसरी नहीं है कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर हो जाए, ये नेसेसरी नहीं है। तो सीधा सीधा ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर आ रहे हैं तो ये केवल तब पॉसिबल होता है जब A और B दोनों बराबर होते हैं। या फिर एक नोट डाल के यहाँ एक चीज़ अपने दिमाग में बना लीजिए, इफ़ A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों बराबर हैं, देन ये श्योर है कि A बराबर B होगा। दोनों सेट्स बराबर होंगे तो A क्रॉस B बराबर होगा, या A क्रॉस B अगर बराबर है तो दोनों सेट्स बराबर होंगे। दूसरी चीज एक और, अगर हमारे पास पहले सेट्स में मान लीजिए m एलिमेंट हैं, इफ A हैज n एलिमेंट and B have, A have n element and B have n element, m and n, पहले m है फिर n है, then ये बताइए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? then A क्रॉस B will have m क्रॉस n एलिमेंट, या फिर m इंटू n एलिमेंट, या फिर mn लिख दीजिए, केवल mn एलिमेंट। अब इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता था, यहाँ 2 एलिमेंट थे और यहाँ 2 एलिमेंट थे, जब दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 2 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, 4 एलिमेंट हमें मिले। वो अलग बात है कि चारों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिले। अब ऐसे ही यहाँ अगर पहले सेट के पास हमारे पास 3 एलिमेंट होते और दूसरे सेट के पास अगर 4 एलिमेंट होते, तो हम जब A क्रॉस B फाइंड करते तो हमारे पास 3 इंटू 4 दैट इज 12 एलिमेंट हमें मिलते। तो एक तो ये आपके बहुत काम की चीज़ रही कि अगर A के पास m एलिमेंट है, B के पास n एलिमेंट है, तब A क्रॉस B के पास mn एलिमेंट होंगे। दूसरी चीज़ एक चीज़ ये हुई, दूसरी एक और काम कीचीज़ लिखिए कि अगर A या B में से कोई सा भी सेट इनफाइनाइट है, कोई सा भी एक सेट इनफाइनाइट है, इफ आइदर ऑफ A एंड B
is infinite set, then it is clear that A cross B will be also infinite set। अगर A या B में से कोई सा भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया, अगर मान लीजिए यही इनफाइनाइट सेट होता तो 3 के बाद 4 5 6 पता नहीं कितने एलिमेंट यहां रहते, तो हम कितना ऑर्डर्ड पेयर बना पाते। एक बार 2 के साथ बना पाए, फिर 3 के साथ बना पाते, फिर 4 के साथ बना पाते। लेकिन जब इसका कहीं एंड ही नहीं है एलिमेंट्स का, तो फिर ये ऑर्डर्ड पेयर जो प्राप्त होते जा रहे हैं इसका भी कहीं एंड नहीं होगा, और A क्रॉस B में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B जो है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी और इनफाइनाइट सेट हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज एक और, A क्रॉस B में अगर फाइनाइट है, अगर A क्रॉस B के एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो ये सही है कि वहाँ A में भी फाइनाइट एलिमेंट रहे होंगे और B में भी फाइनाइट एलिमेंट रहे होंगे। दूसरी एक चीज़ और, अगर A और B में से कोई सा भी एक सेट एम्प्टी सेट हो गया, अगर एम्प्टी सेट तो आप समझते हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा, और सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर A और B में से कोई सा भी एक सेट एम्प्टी सेट हो गया तब फिर A क्रॉस B श्योर एम्प्टी सेट होगा। तो पहली बात मैं जो बताया क्या कि अगर A के पास m एलिमेंट है, B के पास n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के पास m इंटू n एलिमेंट होंगे। दूसरी काम की चीज ये कि अगर A और B में से कोई सा भी एक इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। और तीसरी काम की चीज ये, इफ आइदर ऑफ A एंड B, आइदर ऑफ A एंड B नहीं, A और B, either of A or B is null set या empty set। अगर A और B में से कोई सा भी एक null set है, then it is sure that A cross B will be a null set। दैट मीन्स अगर A और B में से कोई सा भी एक नल सेट हो गया, एक एग्जाम्पल के सारे हल्का सा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए A मेरे पास नल सेट है 5 और B मेरे पास एक सेट दे रखा है 1 and 2। अब आपसे कोई कहे A क्रॉस B फाइंड करिए तो क्या मिलेगा? A क्रॉस B की डेफिनेशन ये कहती है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए सेकंड सेट से। लेकिन ऐसा पेयर तो तब ढूंढ पाऊं जब पहले सेट के पास कोई एलिमेंट हो। जब पहले सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो 5 है, एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट पहले का आने के लिए तैयार नहीं, तो पेयर तो तब बन पाएगा ऑर्डर्ड पेयर जब पहला सेट एलिमेंट यहाँ हो। लेकिन पहले के पास कोई एलिमेंट नहीं तो ये पेयर तैयार नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स A क्रॉस B विल ऑल्सो बी ए एम्प्टी सेट, ये भी 5 बनेगा, यहाँ कोई एलिमेंट पहुँच नहीं पाएगा। तो ये 2-3 बातें काम की रही। एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हल्का सा लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि हम कैसे इनको कर लेते हैं। ये अभी हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये चीज़ें समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल की। लेट A इज इक्वल टू 1 and 2, B इज इक्वल टू 2 and 3, और चलिए C ले लेते हैं, C इज इक्वल टू 3 and 4। Then find A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। एक तो पहला सवाल ये फाइंड करना है। दूसरा फाइंड B क्रॉस A यूनियन C। 2 क्वेश्चन है इसमें से, एक क्वेश्चन में ही 2 बना दिए हैं। इन दोनों को समझ के आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का और बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। इसको सबको हटाता हूं, तीनों बातें अच्छे से नोट कर ली होंगी। चलिए करते हैं शुरुआत। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सबसे पहले A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में B इंटरसेक्शन C का होना जरूरी है, तब हमारे पास एक सेट ये रहेगा, दूसरा ये, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो पहले B क्रॉस C की बात करते हैं। सॉल्यूशन हम पहले वाले के लिए करने जा रहे हैं। तो हमारे पास A कौन था, पहले लिख लीजिए 1 and 2,
बी कौन था अपने पास 2 and 3 और सी कौन है 3 and 4। अब हमसे पूछा गया है बी और सी के इंटरसेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होना है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है ए के साथ। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें। नाउ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी बोले तो 2 and 3 और इंटरसेक्शन करना है सी बोले तो 3 and 4। इंटरसेक्शन में ओनली इंटरसेक्शन तो आप बहुत पहले सेट्स में पढ़ रहे हैं, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे हैं। इंटरसेक्शंस का मतलब है ओनली कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स माने 3, दिस इज द ओनली कॉमन एलिमेंट्स। बी इंटरसेक्शन सी हमें मिल गया। जब बी इंटरसेक्शन सी मिल गया तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेट के साथ होना है, कर दीजिए। नाउ हमको चाहिए था ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, या फिर ऐसे समझिए ए बोले तो कौन था 1 and 2 और कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी बोले तो 3 के साथ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसमें 2 एलिमेंट है, उसमें 1 एलिमेंट है, इससे मत सोचिए कि किसके पास कितने एलिमेंट हैं। हमारी डेफिनेशन यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि वे सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें कलेक्ट करने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया जाए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया जाए। लीजिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेट से 1, सेकंड एलिमेंट यहां से एक पेयर बना। अब यहां और एलिमेंट अगर होता तो मैं 1 के साथ उसको ला, जैसे 4 होता तो मैं कहता 1 and 4, लेकिन नहीं है ना, तो 1 के साथ 3 आ गया। नेक्स्ट पेयर इस 2 को लीजिए और इसके साथ 3, बस केवल इतना सा वैल्यू हमें प्राप्त हुई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए। अभी सेकंड पार्ट और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। बी क्रॉस सेकंड पार्ट है अपने पास, बी क्रॉस ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन सी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ए यूनियन सी के लिए ए कौन है अपने पास 1 and 2, सी कौन है, सी है 3 and 4। अब इनका यूनियन करना है। यूनियन माने द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू सी। चाहे ए में बिलोंग करे चाहे सी में बिलोंग करे, उसे तो यूनियन में आना ही पड़ेगा। 1 2 3 4, दिस इज द ए यूनियन सी। अब हमारे पास ए यूनियन सी तैयार हो गया, बस इसमें अब बी से क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दीजिए। कराते हैं बी क्रॉस ए यूनियन सी। बी बोले तो 2 and 3, बी बोले तो 2 and 3। हाँ, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका होना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बी क्रॉस ए यूनियन सी में कितने एलिमेंट मिलेंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो अभी हमने जो 2-3 बातें लिखी थी उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार। इसके पास कितने एलिमेंट है 2, इसके पास कितने एलिमेंट है 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करिए 8 एलिमेंट्स यानी 8 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलने वाले हैं। करते हैं तैयारी, कौन कौन से मिलने वाले हैं। सबसे पहले 2 के लिए 1 आएगा, फिर 2 के लिए 2 भी आएगा, फिर 2 के लिए 3 आएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो यहीं से लेना है, सेकंड एलिमेंट वहाँ से लेना है। पहला एलिमेंट यहीं से ले रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट, अब सेकंड एलिमेंट समाप्त। फिर फर्स्ट एलिमेंट बदल दो, 3 के लिए बात करो, 3 के लिए 1, फिर 3 के लिए 2, फिर 3 के लिए 3, ऐसे ही 3 के लिए 4। ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमने जो यहाँ से प्राप्त किए जा सकते थे प्राप्त कर लिए। बस यही, इसी को एक बड़े से सेट में रख दीजिए। ये आपका कहलाएगा बी क्रॉस ए यूनियन सी। तो रिलेशन और फंक्शंस चैप्टर के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने आज का पूरा समय कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही एक्सप्लेन करने में लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले ऑर्डर्ड पेयर, क्या मतलब सिंपली पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर से जब हम मल्टीप्लाई करते, एक सेट से दूसरे सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली ऑर्डर्ड पेयर ही क्रिएट होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट शुड टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट शुड टेकन फ्रॉम सेकंड सेट। दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें प्राप्त करना था और ये प्राप्त हो गया। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। यह रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कल इसके आगे की कहानी शुरू होगी रिलेशन, फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।